Hello guys, welcome to my channel Shushubham My Class. So in previous video we covered up to balancing the chemical equations. So today we will going to do types of chemical reactions. तो सबसे पहला जो है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी उसमें कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड टाइप है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी आपके 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और वहीं तीसरा है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और चौथे की बात करेंगे तो हम ऐसे कह तो नहीं सकते कि ये आपका एक क्या बोलते हैं सब डिवीज़न है आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, बट एंडोथर्मिक आपके उसी कैटेगरी में आता है। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। इसके बाद आपका आएगा थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपका जो फोर्थ है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और जो आपका फिफ्थ टाइप है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम इन सब टाइप के रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, जिसमें आपका एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि आप पहला एग्जांपल है आपका कोल का बर्निंग होना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, कोल को यहाँ कार्बन, क्योंकि प्योर फॉर्म होता है आपके कार्बन का, तो यहाँ पे C से दिखाया है सॉलिड फॉर्म में। जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो आपका क्या कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये एक आपका रिएक्टेंट था, ठीक है, दो मैंने आपका कार्बन को A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपका AB, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसके बाद आप सेकंड जो एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन गैस को मिलाने से आपका क्या बन रहा है, लिक्विड में वाटर बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस भी किया गया है। चलिए इसी बात पे थोड़ा सा एक और बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग बैलेंस कर रहे थे। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, फिर आपको राइट हैंड साइड में जाना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब आपको यहीं से जंप लेना है, ऑक्सीजन को देखना है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे वापस ऑक्सीजन को देखने के लिए तो यहाँ पर 2 है। अब क्योंकि ये एक पूरा कंपाउंड है, हमें अगर 2 से इंटू करना है तो इस पूरे को करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 2 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता है 4। अब 4 से फिर दोबारा कूदेंगे हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि मुझे इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप H के आगे 2 लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। इसके बाद आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है आपका क्विक लाइम में वाटर का मिलाना। तो जैसे ही आप क्विक लाइम यानी कि आपके कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के अंदर मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये A कंपाउंड और ये आपका B कंपाउंड मिलके भी क्या बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, CaOH देख सकते हैं, ये भी कंबाइन होकर आपका एक कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और पार्ट है जो कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आपके प्रोडक्ट्स जब बनते हैं ना तो उसके साथ आपका हीट रिलीज़ होता है। ये याद रखिए, जब आपके प्रोडक्ट के साथ अगर हीट रिलीज़ हो तो उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है उनका जलना। अब नेचुरल गैस को यहाँ पर कौन सा लिया है, मीथेन को लिया गया है, ठीक है, CH4, इसको कहा जाता है मीथेन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, इसको कहा जाता है मीथेन।
अब ये जो मीथेन है, हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मीथेन को बर्न करेंगे तो आपका क्या निकलता है, CO2 गैस निकलेगा और उसके साथ साथ वाटर निकलेगा, और वहीं पे जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हीट, वो भी निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप गैस को जला रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका हीट भी निकल रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और जो रिएक्शन है कि आपका जो रेस्पिरेशन है, ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए हमारे अंदर होता है, अब जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो सबसे एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, आप ये चीज़, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। जब ऑक्सीजन आप लेते हैं तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और साथ ही साथ एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एक इवॉल्व हो रहा है ना एनर्जी। अब देखते हैं कि आप जब ब्रीथ आउट करते हैं तो आप देखेंगे क्या कि आपका जो एयर जो निकल रहा है वो हीट गर्म होता है। तो उससे भी आप कह सकते हैं कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो देखिए इसमें आपका एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर, याद रखिए स्प्लिट का मतलब टूटना, ठीक है, टूट के, अगर आपका एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बट जाते हैं या उनके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जनरली देखेंगे तो जैसे समझ लीजिए AB, अगर आप इसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल फार्मूला, ठीक है, आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ, ये 3 प्रकार का होता है, याद रखिए। पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और आपका जो थर्ड होता है वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 टाइप के डिकम्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि थर्मल डिकम्पोजिशन में जब आपका डिकम्पोजिशन हीट के वजह से हो, ठीक है, जब आपका डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो, हीट के वजह से, तो उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके कुछ एग्जांपल हैं, देखिए आपका अगर FeSO4 को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, आपका फेरस ऑक्साइड बनेगा, आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगा, और साथ ही साथ आपका सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी निकलेगा। इनके कलर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना। तो जो आपका फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जो है उसका कलर होता है ग्रीन, उसके क्रिस्टल्स का। जब आप उसे हीट करते हैं तो आपका जो फेरस ऑक्साइड बनेगा उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखिए आपका लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, एक सिंगल ही कंपाउंड है ये। ठीक है, अब इस सिंगल कंपाउंड का आप क्या देखेंगे, जब आप इसे हीट करते हैं तो आपका क्या निकल रहा है, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ कौन सा गैस निकल रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी देखिए आपका एक सिंगल कंपाउंड था, लेकिन आपके यहाँ पर कितने उसके प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने। तो यह डिकम्पोजिशन आपका थर्मल वाला। अब ऐसे ही एक और जो आपकी बुक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में बार बार आता है, ठीक है, क्या जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका लेड ऑक्साइड निकलेगा, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि आपका सिंगल एक कंपाउंड आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो इसे डिकम्पोजिशन कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हीट देके कर रहे हैं, तो इसे आप थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब इसके बाद है आपका
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जब आपका डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के पास करने पे हो, ठीक है, वो थर्मल में क्या कर रहे थे, आप हीट दे रहे थे, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, वाटर लेंगे। वाटर के अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाएगा, एक सिंगल कंपाउंड। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बीकर लेना है या प्लास्टिक मग भी ले सकते हैं, और 2 टेस्ट ट्यूब को ऐसे इन्वर्टेड रखकर और उनके जो ओपनिंग्स होता है वहाँ पर आप कॉर्क लगाकर वहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड आप बनाएंगे, जिसको आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे। फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, वाटर, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आपको क्या करना है, वाटर डालना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डालने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे या बैटरी से जैसे ही ऑन करेंगे, तो एनोड और कैथोड के ऊपर आप कुछ बबल्स को पाएंगे, ठीक है। तो ये जो बबल्स हैं यही आपके गैसेस होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कि आपके कैथोड की तरफ। अब आपका जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होता है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, यानी कि एनोड की तरफ। तो कुछ इस तरीके से आपको जो बबल्स वहाँ पे बन रहे हैं, आप पहचान जाएंगे कि वो कौन से गैस के बबल्स हैं। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम एक सिंगल कंपाउंड को स्प्लिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अब जो आपका नेक्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड को सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट करेंगे या उसको डिकम्पोज करेंगे, तो उसे कहा जाएगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप 10th में आ गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ना कि आपको डेफिनेशंस पे इतना ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप है ना, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, Ag का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सिल्वर क्लोरीन गैस से अलग हो जाएगा, ठीक है। माने सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट हो जाएगा आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दिया है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का। जैसे इसे सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका स्प्लिट होकर सिल्वर में टूट जाएगा और ब्रोमीन गैस उसमें से रिलीज़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड 2 आपके प्रोडक्ट में टूट रहा है, या 2 से ज़्यादा भी टूट सकता है, जैसे आपने फेरस सल्फेट में देखा। अच्छा, यहाँ पे कुछ गौर करने वाली बातें हैं। कलर्स, मैंने पहले भी बोला था कि कलर्स आपको कंपाउंड के याद करने पड़ेंगे। तो जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, उसका जो कलर होता है वो होता है आपका वाइट होता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट में आप उसे डालेंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो दिया है, इसका यूज़ किया जाता है आपके वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। अब है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको मैंने पहले भी बोला था कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन के अंदर अगर आपको क्या माने किसी एक रिएक्टेंट को ब्रेक करना हो, क्या करना हो रिएक्टेंट को। अभी डिकम्पोजिशन में आपने क्या देखा कि कंपाउंड को हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रेक ही कर रहे थे ना, डिफरेंट उसके पार्ट्स में। तो कुछ ऐसे ही मैंने एंडोथर्मिक में क्या है, अगर आपको रिएक्टेंट को ब्रेक करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो आपको हीट में भी दे सकते हो, लाइट में भी दे सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, या उसे स्प्लिट करने के लिए, या तोड़ने के लिए, तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्ज़ाम में कई बार गिर जाता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस बताइए। तो फ़र्क यही है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपके रिएक्शन माने आपके रिएक्टेंट जब आपके कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और उस सिंगल प्रोडक्ट के साथ आपकी एनर्जी का निकलना, अब वो हीट में भी निकल सकता है, लाइट में भी निकल सकता है, या एनर्जी के फॉर्म में भी निकल सकता है। लेकिन आप एंडोथर्मिक में क्या देख रहे हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट को स्प्लिट करने के लिए उसमें कंबाइन हो रहा था कॉम्बिनेशन में, या एक्सोथर्मिक में
इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट को स्प्लिट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हीट की एनर्जी में आपको ज़रूरत पड़ती है, लाइट के, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको तोड़ने के लिए। तो इस टाइप की रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंसेस। अभी जो हम नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपके क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर आप क्या देखेंगे, अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर दो एलिमेंट आप क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को उसमें ऐड कर रहे हैं या कोई एक कंपाउंड उसके अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो लेस रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट होगा ना, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आपका समझ लीजिए ए बी एक कंपाउंड है और मैंने उसके अंदर सी डाला, ये क्या एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सी डाला, अब मुझे पता है कि ये जो सी है ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो ये सी क्या करेगा, इसके जो साथ वाला जो है ना, इसके जो साथ लगा है पॉलीएटॉमिक आयन, ये उसको लेकर क्या बनाएगा सी बी, और बेचारा जो ए है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि अकेला हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आपका जो एलिमेंट है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक चार्ट होता है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये वाला जो चार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आपका सोडियम है, फिर इसके बाद है कैल्शियम। तो इस तरीके से क्या नीचे नीचे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ले लिया, अभी देखिए यहीं पे एग्जांपल लिया कि आपका क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाला है, सॉलिड आयरन डाला है, या आप फेरस भी बोल सकते हैं, आयरन डाला है आपने। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर इस रिएक्टिव चार्ट में, रिएक्टिव एलिमेंट के चार्ट में, तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो Fe है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। तो ये क्या करेगा, कॉपर आपका जो आयरन है वो क्या करेगा, इसका जो पॉलीएटॉमिक आयन है SO4, वो SO4 को ले जाएगा और क्या बनाएगा, वो आयरन सल्फेट बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज़ होगा, आपका कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसके लिए प्लीज़ आपको जो रिएक्टिव चार्ट है उसे याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर करके दिखाया गया है, देख सकते हैं कि एक स्टैंड लिया गया है, उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट, मैंने जो सिमिलरली जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो दिया है एग्जांपल में, वही यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये आपका ब्लू जो सॉल्यूशन है ये आपका कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर आयरन डाला गया है, यानी कि नेल्स डाला गया है। अब इससे होगा क्या, जब आप करेंगे रिएक्शन, तो जो आपका जो आयरन नेल है वो आपका ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राउनिश कलर में आपका टर्न हो जाएगा, और जो आपका ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो आपका डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका फेरस सल्फेट का, या आप आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। अब एक और जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप रिएक्टिव चार्ट को याद कर पाएंगे तो, या देख भी रहे होंगे, तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो जिंक है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव आपके कॉपर से। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, आपका
एक नया कंपाउंड बनता है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो दो कंपाउंड होते हैं उसमें आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दो कंपाउंड लेंगे, जैसे समझ लीजिए ए बी आपने लिया और एक लिया आपने सी डी। तो इसमें क्या होगा, इनके जो आयंस होंगे ना, आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि इसका और इसका एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए डी प्लस यहाँ पे बनेगा आपका सी बी। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इसकी जगह ले लेगा। तो म्यूचुअली एक्सचेंज होता है यहाँ पे आयंस का, ठीक है, कंपाउंड्स के बीच में। तो उससे जो रिएक्शन होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। और इसी में ना हमेशा आपका क्या प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है आपके सॉल्यूशन के अंदर, जो कि सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है। एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आपको क्या लेना है, सोडियम सल्फेट लेना है और उसको आपको बेरियम क्लोराइड में ऐड करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों कंपाउंड को मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर इनके आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक जो आयंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए सल्फेट और आपका क्लोराइड ये था, अब यहाँ पे चेंज हो गया क्या, अब ये जो क्लोराइड था वो सोडियम के पास चला गया और जो सल्फेट था वो बैरियम के पास आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बैरियम सल्फेट और आपका क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। फिर से दोबारा कहते हैं कि आपको बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो बैरियम सल्फेट है वो आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अब जब क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो है आपका पोटेशियम आयोडाइड को हमें मिक्स करना है या हमें ऐड करना है लेड नाइट्रेट के अंदर। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपका लेड आयोडाइड बनेगा और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो आप इधर क्या ध्यान देंगे, कलर्स पे ध्यान देना है मेन। यहाँ पर आपका जो लेड नाइट्रेट है वो येलो कलर का होता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर मिलाएंगे पोटेशियम आयोडाइड तब भी आपका येलो, लेकिन येलो पीपीटी बनेगा, याद रखिए। माने कलर सॉल्यूशन होता है येलो कलर का, आपका पीपीटी बनेगा बाद में प्रोडक्ट में, वो होगा आपका लेड आयोडाइड का। अब इसके बाद एक और यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आपको क्या लेना है, पोटेशियम ब्रोमाइड और आपको बैरियम आयोडाइड लेना है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका बनेगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कैरी आउट हुआ है। इसके एग्जांपल्स एक और बार कह रहा हूँ, एग्जांपल्स प्लस कलर को ज़रूर आप याद कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा आगे। अब हम सबसे आखिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता है प्रोडक्ट साइड में, मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में ऐड होगा आपका। और वही क्या होगा आपके मैंने रिएक्टेंट साइड में क्या देखोगे, वहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड और सॉरी इधर लिख दिया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है कि अगर इधर ओ है, हाँ इधर अगर ओ नहीं आ रहा है, ठीक है, और जैसे समझ लिए ए ओ था, अब यहाँ पे ए अकेला रह गया, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आया। आपको हमेशा राइट हैंड साइड देखना है या प्रोडक्ट साइड ही देखना है। तो उसमें अगर ओ ऐड हो गया तो आप समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया, अगर आपका ओ ऐड नहीं हुआ तो समझ लीजिए रिडक्शन हो गया। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यही बोला है कि आपके हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ठीक है, और आपके ऑक्सीजन का ऐड अप हो जाना, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एग्जांपल जो दिया है, यहाँ पे कॉपर था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, जो यहाँ पर नहीं था। समझ लीजिए ए यहाँ पे था, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट साइड में गया ए ओ हो गया, तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी का जो उल्टा होता है वो होता है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन आपका ऐड होता है प्रोडक्ट साइड में, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि कॉपर ऑक्साइड लिया गया है और उसमें हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है। हीट जैसे ही किया गया तो आप क्या देखते हैं, कॉपर जो था यहाँ पे ऑक्सीजन था उसका, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट साइड में आया उसका ऑक्सीजन चला गया और उस ऑक्सीजन को किसने गेन कर लिया, हाइड्रोजन ने गेन कर लिया। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कॉपर था वो प्रोडक्ट साइड में आकर कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट साइड में आकर कॉपर हुआ, तो इसे तो आप बोलोगे रिड्यूस हुआ, ठीक है, या रिडक्शन हुआ। और वहीं H2 देखिए, यहाँ पर O नहीं था, उसके पास O जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो उसको कहा जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिए, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट गिरता है हमारे ऊपर। तो पहला आपको याद करना पड़ेगा कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, जब आप मेटल को एयर एसिड, ठीक है, एयर एसिड मॉइस्चर में अगर आप क्या करेंगे, उसको एक्सपोज कर देंगे तो कुछ समय के बाद उसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का जो लेयर है वो जम जाएगा। अब ये जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड का जो लेयर है वो मेटल को वीक कर देता है, ठीक है, आप यह याद रखेंगे, वो मेटल को वीक कर देता है, ठीक है। तो जिस मेटल के ऊपर ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर जम जाता है तो उसे कहा जाता है कोरोडेड मेटल, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। तो जो आयरन का जो रस्टिंग होता है वो किस कलर का होता है, आपका ब्राउनिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउनिश, ठीक है। वहीं अगर आप सिल्वर का अगर देखेंगे तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, या उसका जो हाइड्रेटेड बोल सकते हैं जो लेयर है वो उसका ब्लैक कलर का होता है। वहीं अगर आप कॉपर के ऊपर देखेंगे तो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट का। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कलर्स भी याद करने पड़ेंगे कि किस कलर का आपका रस्ट लगता है किस मेटल के ऊपर। तो अभी आपने देखा कि आयरन के ऊपर ब्राउनिश रेड, और आपके सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का। अब इसके बाद है हमें कोरोजन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आपके आयरन के ऊपर हम जिंक का क्या चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका आयरन प्रोटेक्टेड रहता है और आपका जो जिंक है बाहर, क्योंकि वो क्या कर देता है, आपके आयरन को बचा देता है, क्योंकि ये उससे लेस रिएक्टिव है। आपका जो जिंक है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो किसको बचा देगा, आपके आयरन को बचा देगा, ठीक है, रस्ट होने से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम लोग एक मेटल के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या पेंट लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, कोरोजन से मेटल को बचा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप ऑयल को या फैट को एयर में एक्सपोज कर देते हो या एयर में छोड़ देते हो ऐसे, तो जो ऑयल और जो फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, या उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो फूड है जिसके अंदर ऑयल है वो क्या करने लग जाता है, उसका स्मेल गंदा आने लग जाता है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, ठीक है। अब रेंसिडिटी को रोके कैसे, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका ऑयल हो गया, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर अपने फूड को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका रेंसिडिटी नहीं होगा। और एक और है यहाँ पर पॉइंट कि आपको क्या करना चाहिए, एयर को हटाकर नाइट्रोजन फिल करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। या रिफ्रिजरेशन, आपको अपना खाना कहाँ पे रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, या आपके जो ऑयल्स हैं और जो आपके फैट्स हैं वो लोग माने उनके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यही था गाइस आपके 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।